हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवेशन। तो हमने अपना चैप्टर 1 जो था उसका सेक्शन 2 जो था डेफिनेशन क्लॉज वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर 2 देखेंगे। तो चैप्टर 2 में जो हमारा उसका हेडिंग है वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो चैप्टर 2 है इसमें जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण है दिल्ली का, वो कैसे बनता है, उसमें एडवाइजरी काउंसिल कैसे इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट होती है, इस सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसे क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है कि सेक्शन 3 में इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एज सून एज मे बी आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन अथॉरिटी, जिसका नाम होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दूसरे क्लॉज पे जो दूसरे सबसेक्शन पे जब आते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी होगी वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, जिसका एक नाम होगा, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, जिसकी अपनी सील होगी। वो मतलब अपने नाम पे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो अथॉरिटी के चेयरमैन है, ये लोग अपने नाम पे सब कुछ कर सकते हैं जैसे कि कोई एक इंसान कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज जो होती हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, सारे ऑपरेशंस कर सकती हैं। उनकी कॉमन सील होती है, मतलब जैसे हम अपने सिग्नेचर करते हैं तो उनकी अपनी एक सील होती है जो कंपनी के मोहर बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वो अपने नाम पे कॉमन सील विद पावर टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब एक्वायर कर सकती है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो भी उसको लगता है डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। होल्ड कर सकती है, मतलब डेवलपमेंट के लिए उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को होल्ड कर सकती है। और डिस्पोज मतलब बाद में बेच सकती है। ठीक है ना, चाहे वो कैसी भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इमूवेबल का मतलब लैंड हो, मूवेबल का मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाया जा सके। ठीक है, अब आपको सेक्शन याद रखना है सब सेक्शन 3, क्योंकि सब सेक्शन 3 में ही जो फॉर्मेशन दिया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो दे रखा। ठीक है, तो इसमें एक चेयरमैन होगा जो कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक वाइस चेयरमैन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर एक फाइनेंस और अकाउंट्स मेंबर होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक इंजीनियर होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। और फिर अगले पॉइंट पे दे रखा है कि एज एंड व्हेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब दो लोग आएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू बी इलेक्टेड। तो मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, मतलब एमसीडी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो अपने यहाँ से दो लोग इलेक्ट करके, उसकी जो एल्डरमैन की काउंसिल है, उसके सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, वो दो लोगों को इलेक्ट करके डीडीएम में भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफ पॉइंट पे, थ्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये है कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है उसके जो तीन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी नॉमिनेट होके, नहीं, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट होके और जाएंगे डीडीए में, जिसमें से दो होंगे रूलिंग पार्टी का और एक होगा अपोजिशन पार्टी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं तो ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मेंबर नहीं होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो 3% लेजिस्लेटिव असेंबली के जाएंगे डीडीए में, तो उसमें रूलिंग पार्टी कौन है, अपोजिशन पार्टी कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जो भी स्पीकर होगा एनसीटी ऑफ दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, फिर तीन मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ठीक है, और कमिश्नर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, मतलब इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और कमिश्नर होगा एमसीडी दिल्ली का, वो ऑलरेडी ही मेंबर होगा, डिफॉल्ट मेंबर होगा जब तक कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि अगर अपॉइंटमेंट वाइस चेयरमैन का होल टाइम होगा तो जो फाइनेंस और अकाउंट्स मेंबर है वो भी होल टाइम रहेगा। ठीक है,
नहीं, इसमें ये दिया हुआ है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चेयरमैन मे बी आइदर होल टाइम और पार्ट टाइम। इसका मतलब ये है कि जो वाइस चेयरमैन है, चाहे वो होल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो, बट फाइनेंस और अकाउंट्स मेंबर ऑलवेज बी होल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट सबसेक्शन 4 में आते हैं, वाइस चेयरमैन अगर होल टाइम मेंबर होगा तो फाइनेंस और अकाउंट्स मेंबर की जो सैलरीज है वो डीडीए के फंड से जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ सबसेक्शन पे। इसमें लिखा हुआ है द वाइस चेयरमैन इफ ही इज अ पार्ट टाइम मेंबर, मतलब कि वाइस चेयरमैन अगर पार्ट टाइम मेंबर है तो इसमें लिखा हुआ है कि अदर मेंबर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई एफ जी ऑफ सबसेक्शन 3। इसका मतलब है ई एफ जी में सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। देखो आप, ई में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉमिनेट करेगी, एफ में लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी और जी में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मतलब कि जितने भी ई एफ जी में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उन सब की जो फंड्स, मतलब जो भी अलाउंसेस देगी उनको डीडीए, वो देगी डीडीए के फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाइस चेयरमैन फुल टाइम होल टाइम मेंबर है तो अकाउंट्स, इंजीनियर पर्सन और फाइनेंस पर्सन, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस जाएंगे ये डीडीए के फंड से जाएंगे। लेकिन वहीं अगर वाइस चेयरमैन पार्ट टाइम मेंबर है तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन इलेक्टेड मेंबर्स के जो भी अलाउंसेस जाएंगे वो डीडीए के फंड से जाएंगे। ये दो बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये है कि वाइस चेयरमैन, फाइनेंस, अकाउंट्स मेंबर, इंजीनियर एंड 3 मेंबर्स रेफर टू इन क्लॉज जी। इसका मतलब ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नॉमिनेट कर रही है उन सारे मेंबर्स को, वो मेंबर्स तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर जो भी हैं ईएफजी में, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 years होगा। ठीक है। और जैसे वो उस पोस्ट से हट जाएंगे तो वो इसी का पार्ट नहीं रहेंगे, लेकिन जो 5 years का टाइम पीरियड है वो री इलेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आप स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी। स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी में यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ज़रूरत है तो वो 2 लोगों को अपॉइंट कर सकती है। जो कौन कौन हो सकता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक सेक्रेटरी हो सकता है और एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हो सकता है। उसके अलावा उसे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो वो भी वो अपॉइंट कर सकती है। इसमें आप याद रख सकते हो कि सेक्रेटरी और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर किस क्लॉज किस सबसेक्शन में अपॉइंट होंगे। तो आप देख सकते हो 4 के 1 में और 4 सबसेक्शन 2 में टेक्निकल एक्सपर्ट ये लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स फॉर टेक्निकल वर्क। उसको टेक्निकल वर्क के लिए एक्सपर्ट्स जरूरत है तो वो भी अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट काउंसिल है, वो है एडवाइजरी काउंसिल। तो एडवाइजरी काउंसिल का मतलब है कि एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करेगी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, जो उसको मास्टर प्लान बनाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे उस एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट के एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करेगी। उस एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे? एडवाइजरी काउंसिल में जो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो, मतलब उसका प्रेसिडेंट होगा और वो एक्स ऑफिशियो होगा। मतलब जो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी होगा वो ऑलरेडी ही एडवाइजरी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन, 2 लोग होंगे जो कि टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से होंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हेल्थ सर्विस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके अलावा 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एमसीडी ऑफ दिल्ली के, जो कि इसके एल्डरमैन काउंसिल्स जो है उनको इलेक्ट करके भेजेगी। इसका 2 पर्सन होंगे इन 3 बोर्ड से, मतलब 3 कमेटीज से, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमेटी, वाटर सप्लाई कमेटी, सीवरेज डिस्पोजल कमेटी, जिसमें से एक होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमेटी से और एक होगा वाटर एंड सीवेज सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल कमेटी से। उसके अलावा एक होगा डीटीसी से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजेगी। 3 पर्सन जिनको नॉमिनेट करके भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एक कॉमर्स से, एक लेबर से
और एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, जो मतलब एक्सपर्ट्स होंगे या फिर इन फील्ड से रिलेटेड होंगे, उन लोगों को भेजिए। उसके अलावा 4 लोग होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी टेक्निकल डिपार्टमेंट से, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल डिपार्टमेंट से। इसके बाद 3 मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, जिसमें से 2 राज्यसभा से, वो 2 लोकसभा से होंगे और 1 राज्यसभा से होगा। और ये देखो, इसमें इलेक्टेड मेंबर जो है उनका टाइम ड्यूरेशन 4 इयर्स है, जहाँ की डीडीए मतलब सेक्शन 3 में 5 इयर्स था, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मेशन समझ में आया होगा। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ज़्यादा है और इलेक्टेड मेंबर्स कम है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक लोग थे जो नॉमिनेटेड थे, बाकी इलेक्टेड थे, ठीक है। और आप एक पॉइंट इसमें याद रखना कि क्या बोला था मैं, इसमें 1+20 का फॉर्मेशन है, मतलब 20 मेंबर्स तो टोटल है, और 1 मतलब 1 एक चेयरमैन है प्लस 20 मेंबर्स एक्स्ट्रा है। उसके बाद है सेक्शन 5A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज में है कि कभी भी ज़रूरत है अथॉरिटी को कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए, कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी के लिए स्पेसिफिक प्रपोजल आया है किसी प्लान का, उसके लिए कुछ टेम्पररी बेसिस पे या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट जो करेगी उसको पावर दी गई है सेक्शन 5A में। ये हमसे डायरेक्टली हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी इज डिफाइंड अंडर या फिर इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द डीडी एक्ट, तो आप उसमें ऑप्शन दे देगा तो 5A, या फिर आप जैसे 5A है तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, तो आप इसका अमेंडमेंट याद कर सकते हो कि 63 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा 6 में है ऑब्जेक्ट ऑफ द अथॉरिटी, की अथॉरिटी जो बनाई गई है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो पहला ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली का डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से और एकदम प्लान्ड वे में हो। दूसरी बात है प्लान्ड वे में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द The object of the authority shall to promote and secure the development of Delhi according to the plan, जो मास्टर प्लान जोनल प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली उसका डेवलपमेंट, एंड फॉर दैट पर्पज द अथॉरिटी शैल हैव द पावर, और उस अकॉर्डिंगली डेवलप करने के लिए दिल्ली के पास क्या क्या पावर्स हैं। वो लैंड को एक्वायर कर सकती है, मतलब उसको अगर कोई लगता है कि हाँ इस लैंड पे क्या कहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको एक्वायर कर सकती है, उसको जब तक होल्ड कर सकती है जब तक वो उस पर कंस्ट्रक्शन ना कर ले, उस पर डेवलपमेंट ना कर ले, और उसको मैनेज कर सकती है पोस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर उसको बाद में लगता है कि आप इसमें फिर दोबारा से हमें जो है मतलब जो ये लैंड हमने डेवलपमेंट किया था इस पर कुछ और नया काम करना है या फिर कहीं और नया काम करना है, यहाँ पे उसको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सफिशिएंट डेवलपमेंट हो चुका है, तो मतलब वो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। इस डिस्पोज ऑफ का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी लैंड पे फ्लैट्स बनाए, अब उस फ्लैट्स को लीज पे उठा दिया, तो लीज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्पोज ऑफ। सेल, लीज, एक्सचेंज, ये 3 टाइप्स हैं जो कि डीडीए कर सकती है डिस्पोज ऑफ के तहत, तो आप आगे जाके पढ़ोगे। डिस्पोज ऑफ लैंड एंड फॉर एंड अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, टू कैरी आउट बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड अदर ऑपरेशंस। और वो इन सब चीज़ों के लिए एक्वायर, होल्ड, मैनेज किस लिए करेगी, बिल्डिंग बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, वाटर सप्लाई, रोड ट्रांसपोर्ट, माइनिंग के लिए, कोई भी अदर ऑपरेशंस जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर सप्लाई, इनसे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी एम्यूनिटीज़ हैं जो उसको प्रोवाइड करवानी है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आया होगा। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, सॉरी फॉर डैट, बट मैं डेली एक वीडियो डाला करूँगा। और आई होप अब हमारे पास चैप्टर 3 पे हम आ चुके हैं, तो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होते ही हमारा इसके 6-7 चैप्टर्स है, तो 7 चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और आप हमारे मैं कमेंट में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं लाइव क्लास करवाता हूँ डेली 10:30। आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरी। उस लाइव क्लास में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ
प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक आइडिया देता हूँ, और मैं इसमें सारे लॉस कवर करवा रहा हूँ इन डेप्थ विद, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डेली 10 क्वेश्चंस डालता हूँ, और मैंने टारगेट रखा है 600 क्वेश्चंस का। तो जब तक एग्जाम आएगा मैं 600 क्वेश्चंस उस पर पोस्ट कर दूंगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच।